नमस्कार। सुबह 8 बजे के समाचारों में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रणव अग्नोत्री। समाचारों में सबसे पहले मुख्य समाचार। आज से शुरू होगा उत्तर प्रदेश विधानमंडल का मानसून सत्र। 23 सितंबर तक चलने वाला यह सत्र होगा खास। इस सत्र के दौरान एक दिन केवल महिला विधायकों को सदन में अपने मुद्दे को उठाने का दिया जाएगा मौका। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज विधान भवन परिसर में स्वास्थ्य शिविर का करेंगे उद्घाटन। 3 दिनों तक किया जाएगा विधायकों के लिए ये स्वास्थ्य शिविर। गोंडा जनपद में चंद्रदीप घाट पर कुआनो नदी खतरे के निशान से ऊपर। नदी के जलस्तर में हो रही वृद्धि के दृष्टिगत संबंधित जनपदों में जारी किया गया अलर्ट। और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ब्रिटेन की दिवंगत महारानी एलिजाबेथ को दी श्रद्धांजलि। ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ का आज किया जाएगा अंतिम संस्कार। और अब समाचार विस्तार से। उत्तर प्रदेश विधानमंडल का मानसून सत्र आज से शुरू हो रहा है। यह मानसून सत्र 23 सितंबर तक चलेगा। विधानसभा और विधान परिषद की ओर से मानसून सत्र का कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। इस बार का मानसून सत्र छोटा रहेगा। मानसून सत्र के पहले दिन 19 सितंबर को निधन के निर्देश के तहत दिवंगत जनप्रतिनिधियों को श्रद्धांजलि दी जाएगी। 20 सितंबर को औपचारिक कार्यों के साथ अध्यादेशों, अधिसूचनाओं और नियमों को सदन के पटल पर रखा जाएगा। 21 से 23 सितंबर तक विधायी कार्य के साथ अन्य विषयों पर चर्चा होगी। आज से शुरू होने वाला यह विधानसभा सत्र इस मायने में भी अनूठा होगा कि सत्र के दौरान एक दिन केवल महिला विधायकों को ही अपने मुद्दे सदन में उठाने का मौका दिया जाएगा और सत्र का यह दिन महिला सशक्तिकरण को समर्पित होगा। सत्र के दौरान समाजवादी पार्टी विधानसभा उपाध्यक्ष का चुनाव कराने की भी मांग कर रही है। इसके अलावा महंगाई, कानून व्यवस्था और सूखे से किसानों को होने वाली दिक्कतों से संबंधित मुद्दे भी सत्र में विपक्ष द्वारा उठाए जा सकते हैं। सरकार भी जनहित में लिए गए फैसलों पर चर्चा करेगी और कई विधायी कार्यों को भी सत्र के दौरान निपटाया जाएगा। संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने सभी दलों से विधानसभा के मानसून सत्र में सार्थक चर्चा किए जाने की अपील की है। आज से शुरू हो रहे प्रदेश विधानसभा सत्र के पहले दिन विधानसभा में सर्वदलीय बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, संसदीय कार्य मंत्री सुरेश कुमार खन्ना के अलावा समाजवादी पार्टी के मनोज पांडे, अपना दल के रामनिवास वर्मा, राष्ट्रीय लोक दल के राजपाल बालियान, सुभाषपा के ओम प्रकाश राजभर, निषाद पार्टी के अनिल त्रिपाठी, कांग्रेस की आराधना मिश्र मोना, बसपा के उमाशंकर सिंह, जनसत्ता दल के लोकतांत्रिक के रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया, विधानसभा के प्रमुख सचिव प्रदीप दुबे और मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव सूचना गृह संजय प्रसाद भी इस अवसर पर उपस्थित थे। विधानसभा अध्यक्ष ने सभी दलों से विधानसभा को सुचारू रूप से चलाने के लिए सहयोग मांगा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री तथा नेता सदन योगी आदित्यनाथ ने सत्र के सुचारू संचालन में सत्ता पक्ष के पूर्ण सहयोग का आश्वासन देते हुए कहा कि सदन जनाकांक्षाओं को रखने का महत्वपूर्ण माध्यम है। सभी दल मिलकर सकारात्मक वातावरण सदन में बनाते हैं तो अच्छा संदेश लोगों में जाता है और लोकतंत्र मजबूत होता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोविड जैसी महामारी से उबरकर प्रदेश के विकास के लिए समग्र योजना की दृष्टि से यह मानसून सत्र अत्यंत महत्वपूर्ण होगा। प्रदेश सरकार राज्य से जुड़े जन कल्याण के सभी मुद्दे तथा विकास पर चर्चा के लिए तैयार है। संसदीय परंपराओं का पालन करते हुए सभी माननीय सदस्यों को अपने सुझावों एवं मुद्दों को सदन में रखना चाहिए। आज विधानसभा सत्र शुरू होने से पहले विधान भवन परिसर में सभी विधायकों के लिए स्वास्थ्य परीक्षण लगाया जाएगा, जिसका उद्घाटन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल प्रदेश में पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत की है। इसके तहत 50 जिलों में करीब 2 करोड़ 28 लाख बच्चों को पोलियो ड्रॉप पिलाया जाएगा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि पल्स पोलियो में हर व्यक्ति को सहयोग करना होगा। सभी के संयुक्त प्रयास से पोलियो को दूर किया जा सकता है। हर बच्चे को पोलियो का टीका देना जरूरी है। इस बात का ध्यान रखें कि कोई भी बच्चा टीकाकरण से छूटने न पाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि पोलियो एक संक्रामक बीमारी है। जब सामूहिक प्रयास होते हैं तो हम परिणाम प्राप्त करते हैं। ये भी सामूहिकता का प्रयास है। उन्होंने कहा कि यूनिसेफ और विश्व स्वास्थ्य संगठन के सामूहिक प्रयास का परिणाम है कि पिछले 12 वर्ष से उत्तर प्रदेश में पोलियो का कोई मामला सामने नहीं आया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले 5 वर्ष में उत्तर प्रदेश ने नेशनल हेल्थ में अच्छी प्रगति की है। सामूहिकता से जब हम कार्य करेंगे तो निश्चित अच्छे परिणाम आएंगे। यह अपने भविष्य को बचाने का अभियान है। इसमें हमको धर्म गुरुओं को भी जोड़ना होगा। जितने टीके हैं उन्हें हर बच्चे को देना होगा। अपने हाथों से पिला रहे हैं। हाँ ठीक है ना। अब एक आपका ये भी मीठा है, मुंह खोलो। वात्सल्य से परिपूर्ण बाहर करो क्षणों को जो कि बहुत ही अमूल्य है। ठीक है ना। पल्स पोलियो अभियान इस देश के अंदर उसी सामूहिक ताकत का एहसास कराता है। हम लोगों को याद है कि इसके लिए गांव-गांव में और मोहल्ले में बूथ लगाने, उससे पहले अवेयरनेस के बृहद कार्यक्रम को साथ में लेकर के तमाम उन संगठनों ने, विश्व स्वास्थ्य संगठन, यूनिसेफ, विभिन्न स्वयंसेवी संगठनों ने स्वास्थ्य विभाग के साथ जब सहभागी बनकर के इस कार्यक्रम को सफलता की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया, तो उसके परिणाम भी हम सबके सामने हैं। विगत 12 वर्ष से उत्तर प्रदेश के अंदर कोई भी पोलियो से संबंधित मामला देखने को नहीं मिला। लोकतांत्रिक व्यवस्था में स्वास्थ्य के प्रति भारत की जागरूकता और भारत की सफलता की एक नई कहानी कहता है कि लोकतांत्रिक मूल्यों और आदर्शों के साथ जीते हुए 135 करोड़ लोग इस संक्रामक बीमारी से मुक्त हुए हैं, लेकिन संक्रामकता होने के नाते यह बीमारी आसानी से एक जगह से दूसरी जगह संक्रमित हो सकती है। इस दृष्टि से पाकिस्तान, अफगानिस्तान और दुनिया के कुछ ऐसे चुनिंदे ऐसे देश बचे हैं जहां पर अभी भी उस पर लोगों ने नियंत्रण नहीं कर पाए हैं। उसके परिणाम स्वरूप इस सतर्कता के लिए प्रतिवर्ष पोलियो उन्मूलन के लिए पल्स पोलियो अभियान शासन के स्तर पर संचालित हो रहा है। पुलिस आधुनिकीकरण योजना के अंतर्गत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ से 56 मॉडर्न प्रिजन वैन का फ्लैग ऑफ कर रवाना किया। लखनऊ में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि पुलिस को मॉडर्न बनाने का लक्ष्य को आगे बढ़ाया जा रहा है, पुलिस को आधुनिक किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अब तक जेल से अदालत लाने के लिए जिस वैन का इस्तेमाल होता था उनसे कैदी या तो भाग खड़े होते थे या गिरोहों द्वारा उन पर हमला होता था। ये प्रिजन वैन आधुनिक है। 25 करोड़ जनता की सुरक्षा के हित में हम पुलिस विभाग को आधुनिक बना रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले 5 वर्षों में पुलिस विभाग के जिस आधुनिकीकरण के लिए हमने कार्य शुरू किया, उसी क्रम में आधुनिक प्रिजन वैन का शुभारंभ हो रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पुलिस को तकनीकी से जोड़ा जा रहा है। यूपी की कानून व्यवस्था नजीर बनी है। अपराधियों में कानून का भय पैदा हुआ है और उनके मन में सुरक्षा का एहसास कराने की दृष्टि से सरकार ने अनेक कदम उठाए हैं। चाहे वह पुलिस भर्ती की प्रक्रिया को पारदर्शी तरीके से संपन्न करने का रहा हो, प्रदेश के अंदर भर्ती पुलिस कार्मिकों की ट्रेनिंग और उन्हें व्यावसायिक दृष्टि से दक्ष बनाने के कार्रवाई को आगे बढ़ाने का कार्य रहा हो, प्रदेश के
हर रेंज में साइबर थाने की स्थापना की कार्रवाई का हो या फिर जोन स्तर पर एफएसएल लैब्स की स्थापना का प्रभावी ढंग से इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का कार्य किया गया। भर्ती की प्रक्रिया में 1,56,000 से अधिक पुलिस कार्मिकों की भर्ती समयबद्ध ढंग से पूरा करते हुए प्रदेश में पुलिस बल में जो रिक्तियां थीं उन्हें तो दूर किया ही गया, बल्कि पुलिस बल के आधुनिकीकरण और उन्हें तकनीक से युक्त करने की इस प्रक्रिया के तहत उत्तर प्रदेश के अंदर हम लोगों ने जिन कार्यक्रमों को समयबद्ध ढंग से आगे बढ़ाया था उसके परिणाम उत्तर प्रदेश के अंदर हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था देश और दुनिया के लिए बहुत सारे मामलों में एक नजीर भी बनती हुई दिखाई दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोंडा जनपद में चंद्रदीप घाट पर कुआनो नदी के खतरे के निशान से पार करने तथा नदी के जलस्तर में हो रही वृद्धि के दृष्टिगत नदी के प्रवाह क्षेत्र से संबंधित जनपदों में अलर्ट के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने गोंडा, बस्ती, अंबेडकर नगर, संत कबीर नगर, गोरखपुर, आजमगढ़, देवरिया, मऊ, बलिया, अयोध्या जनपदों के जिलाधिकारियों और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों को निर्देश दिए हैं कि बाढ़ के संभावित खतरे को देखते हुए गांवों और शहरों में लोगों की सुरक्षा, बचाव व राहत के लिए व्यवस्थित इंतजाम कर लिए जाएं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल लंदन में वेस्टमिंस्टर हॉल में ब्रिटेन की दिवंगत महारानी एलिजाबेथ को श्रद्धांजलि अर्पित की। आज महारानी एलिजाबेथ का पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा, जिसमें कई देशों के राष्ट्राध्यक्ष भाग लेंगे। यूनाइटेड किंगडम इस समय शोकाकुल है। लोग फूलों, तस्वीरों और आंसुओं के साथ क्वीन एलिजाबेथ को याद कर रहे हैं। लोग घंटों लाइन में खड़े होकर वेस्टमिंस्टर हॉल जा रहे हैं, जहां क्वीन के पार्थिव शरीर को इन स्टेट में रखा गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अपनी पहली विदेश यात्रा के लिए यूके में हैं। रविवार को उन्होंने वेस्टमिंस्टर एबे में जाकर शोक व्यक्त किया। करीब 500 खास मेहमानों के साथ वेस्टमिंस्टर एबे में राष्ट्रपति क्वीन एलिजाबेथ के अंतिम संस्कार फ्यूनरल में हिस्सा लेंगी। राष्ट्रपति मुर्मू की इस यात्रा को दोनों देशों के बीच घनिष्ठ संबंधों के उदाहरण की तरह देखा जा रहा है, एक भाव जो दोनों देशों के लोगों को और करीब लाएगा। पर्यटन को देश में अब बढ़ावा मिलेगा। पर्यटन के विकास और इससे संबंधित नीति पर चर्चा करने के लिए हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में 3 दिन का राज्यों के पर्यटन मंत्रियों का राष्ट्रीय सम्मेलन शुरू हो चुका है। पर्यटन के लिए सरकार का जोर देश भर में हवाई मार्ग, रेल मार्ग, अन्य तरीकों से कनेक्टिविटी बढ़ाने पर है। देश में पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देने के लिए और पर्यटन के विकास से संबंधित मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में 18 से 20 सितंबर तक राज्यों के पर्यटन मंत्रियों का राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन हो रहा है। इस सम्मेलन में अरुणाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, असम, त्रिपुरा, मिजोरम, गोवा, मेघालय, कर्नाटक, लद्दाख, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, जम्मू कश्मीर, झारखंड, केरल और महाराष्ट्र सहित कई राज्यों के पर्यटन मंत्री सहित करीब 250 प्रतिनिधि शामिल हो रहे हैं। इस सम्मेलन में केंद्रीय पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा कि टूरिज्म पॉलिसी के अलावा इको टूरिज्म, ग्रीन टूरिज्म और मेडिकल टूरिज्म को कैसे बढ़ाया जाए, भारत सरकार इस दिशा में काम कर रही है। इस 3 दिन में भारत में कैसा टूरिज्म को बढ़ावा देना, भारत में टूरिज्म को कैसा एनकरेजमेंट करना, टूरिस्ट डेस्टिनेशंस को कैसा डेवलप करना, फॉरेन टूरिस्ट को कैसा अट्रैक्ट करना, डोमेस्टिक टूरिज्म में इंडियन डायस्पोरा और इंडिजियस एक्टिविटी को कैसा बढ़ाना। जो आज नौजवान इको टूरिज्म, ग्रीन टूरिज्म, होम टूरिज्म, मेडिकल टूरिज्म, वाइल्ड लाइफ टूरिज्म,
ऐसा अलग अलग टूरिज्म पर भी भारत सरकार काम कर रहे। पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार हर स्तर पर काम कर रही है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सरकार पर्यटन आधारित उद्योग को भी बढ़ावा दे रही है। इसके लिए सरकार ने अतिरिक्त 50,000 करोड़ का इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम का आवंटन किया है। टूरिज्म आधारित हॉस्पिटैलिटी एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने के लिए 50,000 करोड़ का एडिशनल इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम का हम एलोकेशन किया है। इस सम्मेलन के दौरान पर्यटन मंत्रालय की विभिन्न नीतियों और कार्यक्रमों पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है, जिसमें पर्यटन अवसंरचना का विकास, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक व धरोहर पर्यटन, हिमालयी राज्यों में पर्यटन, उत्तरदायी एवं सतत पर्यटन, पर्यटन स्थलों या गंतव्यों के विपणन एवं प्रचार प्रसार में डिजिटल प्रौद्योगिकी की भूमिका, भारतीय आतिथ्य क्षेत्र में होम स्टे का उभरता महत्व, आयुर्वेद, वेलनेस व मेडिकल वैल्यू ट्रेवल और घरेलू पर्यटन को बढ़ावा देना शामिल है। सम्मेलन के दौरान पर्यटन मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित विभिन्न परियोजनाओं के कार्यान्वयन की समीक्षा के साथ साथ वन्य जीव पर्यटन, उत्तरदायी पर्यटन, G20 के पर्यटन संबंधी पहलुओं जैसे अन्य मुद्दों पर भी चर्चा की जाएगी। देश में प्रत्यक्ष कर संग्रह में भारी उछाल आया है। अग्रिम कर संग्रह बढ़ने से चालू वित्त वर्ष में 17 सितंबर तक सकल प्रत्यक्ष कर संग्रह 30% बढ़कर 8.36 लाख करोड़ रुपए हो गया। वित्त मंत्रालय ने जानकारी देते हुए कहा कि यह पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि के संग्रह 6,42,287 करोड़ की तुलना में 30% अधिक है। वहीं देश का शुद्ध प्रत्यक्ष कर संग्रह 7,06,69 करोड़ रुपए पहुंच गया है। यह पिछले वर्ष की तुलना में 23% अधिक है। वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान समान अवधि में शुद्ध प्रत्यक्ष कर संग्रह 5,68,147 करोड़ था। शुद्ध प्रत्यक्ष कर संग्रह में 3,67,484 करोड़ रुपए कारपोरेट टैक्स से आए हैं, जबकि बाकी के 3,30,490 करोड़ रुपए पर्सनल इनकम टैक्स के जरिए आए हैं। कन्नौज जिले के कलेक्ट्रेट परिसर में कन्नौज जिले के स्थापना वर्ष के 25 वर्ष पूरे होने पर एक कृषि मेले का आयोजन किया गया। कृषि मेले में स्वयं सहायता ग्रुप, कृषि और उद्योग से जुड़े उत्पाद के साथ साथ कई विभागों ने स्टॉल लगाकर लोगों को महत्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध कराई। कृषि मेले में प्रतिभाग करने आए उन्नतशील किसान शिवपाल सिंह और यजुवेंद्र सिंह ने बताया कि उन्होंने किसानों का एक समूह बनाया है। उद्यान विभाग की मदद से उन्होंने केले, शिमला मिर्च, लाल आलू की खेती आधुनिक तरीके से कर अपनी आय को दोगुनी कर रहे हैं। जिलाधिकारी सुभ्रांत शुक्ला ने बताया कि कन्नौज स्थापना दिवस पर कृषि प्रदर्शनी लगाई गई, जिसमें किसानों को आधुनिक तरीके से खेती के गुर सिखाए गए। भगवान को स्वयं पावन। हम लोगों ने एक किसान का समूह बनाया हुआ है और यहाँ जो खेती की नई नई जानकारियाँ हैं, नए नए बीज हैं, नए नए पेड़ पौधे हैं, उनके लिए खेती का मतलब बढ़ावा दे रहे हैं। तो उसमें कुछ चीज़ें जैसे फल और सब्जियों में भी कन्नौज का नाम होना चाहिए, तो उसके हिसाब से हम लोगों ने केला शुरू किया, पपीता शुरू किया, अंजीर शुरू किया, आपका सहजन का बीज लगा के सहजन शुरू किया। और ये तीनों फल, आपका सहजन का फली, केला, ये आपका अंजीर, ये 1 साल में अंदर आने वाले फल हैं। तो किसान को इमीडिएटली 1 साल में ही वो पैसे मिलने शुरू हो जाते हैं और ये फसल 3 साल तक चलती है। वही पौध 3 साल तक आप ले जा सकते हैं। तो इसमें केले में आजकल ये उद्योग इनका हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट वालों ने टिश्यू कल्चर के पेड़ उपलब्ध कराए हैं। तो उसमें क्या है कि केला पहले उसकी जड़ निकाल के लगाई जाती थी, अभी क्या हो गया कि उसको टिश्यू कल्चर का बिल्कुल छोटा पेड़ है, उसको आप ये बिल्कुल लेबोरेटरी में तैयार किया जाता है टिश्यू निकाल के। तो ये 1 इंच, आधा इंच, फिर ये इतना बड़ा होता है, आप हाथ में लेके घूम सकते हैं। ये केला लगाने से आपको 14 महीने में पहली फसल, दूसरी फसल जो है आपको 12 महीने में, उसके बाद वाली फसल 11 महीने में मिल जाएगी। मतलब 3 साल में आप 3 फसल ले सकते हैं। कुछ किसान को जागरूक करके हम लोग उनको इरिगेशन सिस्टम के माध्यम से
शिमला मिर्च की खेती करवा रहे हैं। उसके बाद हम लोग केला भी मोटिवेट करते हैं केला के लिए। उसके बाद जैसे केला क्या होता है, केला के साथ साथ शिमला मिर्च इंटरक्रॉप कर सकते हैं। केला में शिमला मिर्च लगा लेता है किसान तो उसको डबल से भी ज़्यादा मुनाफा हो जाता है। शुरुआत में किसान को प्रॉब्लम ये आती है कि शुरुआत में जो इरिगेशन सिस्टम ना होने की वजह से तो वो जिले में आलू की तरफ जल्दी भाग जाता है। जो लोग जागरूक होकर उद्यान विभाग की तरफ से उसमें से जैसे जो भी औद्योगिक फसलें करता है तो उसमें सरकार द्वारा कुछ सहूलियत भी मिलती है किसान को और किसान उसमें सब्सिडी मिलती है। उसके बाद जैसे कि जो भी करता है तो उससे मोर देन आलू और मक्का से भी ज़्यादा उत्पादन होता है और ज़्यादा आमदनी बढ़ती है किसान को। कलेक्ट्रेट प्रांगण में जब आज इस जनपद के स्थापना के आज 25 वर्ष पूरे हुए हैं और उसका एक बड़ा ही अच्छा आयोजन रहा है। इसमें किसानों को नई जो तकनीक है टिश्यू कल्चर से और ड्रिप इरिगेशन के बारे में कैसे खेती कर सकते हैं उसके बारे में भी अच्छी जानकारी दी गई। अब जैसे इस बार थोड़ी सी लेट वर्षा हुई है तो उसके कैसे हम नई फसल से उसको कैसे कर सकते हैं, आगे वाली जो खेती है उसको कैसे मेकअप कर सकते हैं, इसके बारे में भी कुछ प्रदर्शन किया जा रहा है। कुछ बायोपेस्टिसाइड्स के बारे में, इसी तरह से पशुपालन विभाग किसानों को किस तरह से बता रहा है कि अपने जो गौवंश हैं, जानवर हैं, भैंस हैं, उनकी कैसे देखभाल करें, इसके बारे में जानकारी दी जा रही है। कानपुर के सांसद सत्यदेव पचौरी ने कल ग्राम मित्र अभियान का शुभारंभ किया। कार्यक्रम का उद्देश्य आमजन को सरकार की योजनाओं की जानकारी देना है। साथ ही उन्होंने कहा कि कानपुर लोकसभा में पहली बार बाल मित्र योजना की शुरुआत स्वनीति संस्थान के सहयोग से की जाएगी। इसके तहत कानपुर के प्रत्येक वार्ड में एक प्रशिक्षित व्यक्ति की नियुक्ति की जाएगी जो कि वार्ड के प्रत्येक घर में केंद्र और प्रदेश से संबंधित सरकारी योजनाओं के लाभ लोगों को बताएंगे। पहली बार बाढ़ मित्र योजना हम शुरू करने जा रहे हैं और वो स्वनीति ऑर्गेनाइजेशन है, उनके सहयोग से शुरू करने जा रहे हैं कि हर वार्ड में एक हम पेड आदमी नियुक्त करेंगे, उनकी ट्रेनिंग देंगे, उनको ऐप में बताएंगे कि वो वार्ड में घर घर जाएंगे और उस घर में पता करेंगे कि सरकार की किस योजना की तुम्हें आवश्यकता है, उस योजना का लाभ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, इसमें कठिनाई क्या आ रही है, ये जाएंगे। फिर वो ऐप में फीड करेंगे, फिर हम उस ऐप के माध्यम से सारी कलेक्ट करके जिलाधिकारी से, कमिश्नर से, संबंधित अधिकारी से बात करके उन लोगों की समस्याओं का समाधान कराएंगे। हम लोग सारे घर का एक पहले सर्वे कर लिया जाएगा एंड देन एक लड़का 100 घर कवर करेगा। एक लड़का 100 घर नहीं, उसका काम होगा हफ्ते में 2 बार जाना, 1 से 2 बार जाना, महीने 1 बार सर से मिलना, सर को आके सारा डेटा कलेक्ट करके देना कि कहाँ बॉटलनेक्स है, कहाँ परेशानियां हैं, और फिर सरकार के साथ सर संपर्क कर देंगे जो भी डिपार्टमेंट है तो वहाँ उस हिसाब से काम के कहीं अगर उनको लगे कि हाँ ये आधार करेक्शन का कैंप लगना चाहिए तो वो तो सरकारी करेगी और वो सर हेल्प करेंगे। 5,000 रुपया मिनिमम उनका क्वालिफिकेशन होना चाहिए 12वीं पास, ताकि वो खुद फॉर्म पढ़ सके या खुद उनको मदद कर सके फॉर्म फिलअप करने में, बिकॉज फॉर्म फिलअप करना एक बहुत बड़ी बात है जो आधा लोग कर नहीं पाते हैं, जिसके लिए उनको नहीं मिलता है या वो नहीं नहीं। 5,000 रुपया फ्लैट उनके अकाउंट में हर महीने आएगा, डीबीटी में आएगा ताकि कोई परेशानी उनको ना हो। और ये जैसे सर ने कहा सारे वार्ड में 1 जने होंगे, 2 साल के लिए हम करेंगे। अगर हम देखते हैं हम सक्सेसफुल हैं तो जितना लंबा खींच सके हम खींचेंगे। बरेली में केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री वीरेंद्र कुमार द्वारा कल आदर्श जिला दिव्यांग पुनर्वास केंद्र का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन किया गया। इस दौरान बिथरी जैनपुर के विधायक राघवेंद्र शर्मा, विधायक कैंट संजीव अग्रवाल ने संयुक्त रूप से आदर्श जिला दिव्यांग पुनर्वास केंद्र बचपन डे केयर सेंटर के शिलालेख का अनावरण किया। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने केंद्र सरकार द्वारा संचालित योजनाओं की उपलब्धियों की प्रगति के बारे में जानकारी दी।
देखिए, डीडीआरसी का आज जो है हमारे यहाँ जैसे माननीय मंत्री जी ने उद्घाटन किया है जिले में, डीडीआरसी के रूप में बरेली का चुना गया है। ये हमारा अपना भवन है और यहाँ पर दिव्यांगों की सेवा के लिए कार्यक्रम चल रहा है। तमाम सेवाएं डॉक्टर्स के द्वारा दी जा रही, एनजीओ का स्टाफ लगा रहता है, हमारे दिव्यांग कल्याण अधिकारी प्रयास करते हैं। अब तक लगभग 3000 लोगों को पुनर्वासित किया गया है। जैसे उनको कृत्रिम अंग देना और उनको सुनने में परेशानी है तो उसमें उनको यंत्र उपलब्ध कराते हैं, साथ साथ फिजियोथेरेपी की सुविधाएं हैं। तो यही इसी पर्पज़ से ये चल रहा है और आने वाले दिनों में वैसे तो प्रयास है कि एक दूसरा भवन बने, अगर वो नहीं हो पाता तो इसी भवन को और अच्छे से रिनोवेट करा करके इसमें फुल फ्लेज चलेगा, जिससे आसपास जनपदों के भी दिव्यांगों की सेवाएं हैं। ये अमृत महोत्सव के अवसर पर और जो अभी हमारे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जन्मदिन है, फिर महात्मा गांधी और शास्त्री जी, तो एक 17 तारीख से 2 अक्टूबर तक पूरे देश में सेवा सप्ताह इस अमृत महोत्सव के अवसर पर मनाया जा रहा है। और हमारी सरकार दिव्यांगजनों के लिए कितनी गंभीर है उनके प्रति, ये इसका परिणाम है कि सेवा सप्ताह में भी उनको आत्मनिर्भर, स्वावलंबी, उनका सशक्तिकरण किया जाए, उनका सम्मान समाज में रहे और वो स्वावलंबी बने, इसके लिए निरंतर कार्य कर रही है। और मैं आज की तारीख में मानता हूँ कोई भी दिव्यांगजन ऐसा नहीं है जो स्वयं स्वावलंबी ना हो और उसको इंस्ट्रूमेंट सरकार के द्वारा ना दिए जा रहे। यूपी के उन्नाव जिले के बीघापुर क्षेत्र के श्रीपतपुर गांव के रहने वाले जवान अभिषेक यादव की मृत्यु हो गई है। वे जयपुर के मिलिट्री अस्पताल में कई दिनों से थे। सैनिक के निधन की खबर गांव और क्षेत्र में फैलते ही शोक की लहर फैल गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के जनपद निवासी उन्नाव निवासी जम्मू और कश्मीर राइफल्स की 4थी बटालियन के राइफलमैन अभिषेक कुमार के कर्तव्य पालन के दौरान वीर गति प्राप्त होने पर भावभीनी श्रद्धांजलि दी है। मुख्यमंत्री ने दिवंगत राइफलमैन अभिषेक कुमार के परिजनों को 50 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान करने की घोषणा भी की है। उन्होंने अभिषेक कुमार के परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने और जनपद की एक सड़क का नामकरण दिवंगत राइफलमैन अभिषेक कुमार के नाम पर रखने के बारे में भी कहा है। ये अभिषेक कुमार जो है वहीं ड्यूटी गया था जयपुर में, और वहीं पे 15 को फोन आया इनके पिताजी के पास, बताया गया कि बुखार है, आ जाओ, इनकी तबीयत सही नहीं। तो इनके पिताजी यहाँ से निकले और जब यहाँ से पहुँचे तो वो आईसीयू में थे और फिर वहाँ बता रहे हैं कि इनको बुखार है। उसके बाद जो है आज सुबह जो है बताया गया कि ख़त्म हो गए। 15 तारीख को वहाँ से रात को 9:40 पे कॉल आया। अधिकारी बोले कि आपके भाई की तबीयत खराब है, आप लोग इधर आ जाओ। तो उधर जयपुर हॉस्पिटल में ले आए थे उनको। तो हम यहाँ से रात को घर से पापा लोग सब लोग गए उधर। वहाँ पर गए तो आईसीयू में थे। आज सुबह फोन आया कि उनकी डेथ हो गई। आज से शुरू होगा उत्तर प्रदेश विधानमंडल का मानसून सत्र। 23 सितंबर तक चलने वाला यह सत्र होगा खास। इस सत्र के दौरान एक दिन केवल महिला विधायकों को सदन में अपने मुद्दे को उठाने का दिया जाएगा मौका। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज विधान भवन परिसर में स्वास्थ्य शिविर का करेंगे उद्घाटन। 3 दिनों तक किया जाएगा विधायकों के लिए ये स्वास्थ्य शिविर। गोंडा जनपद में चंद्रदीप घाट पर कुआनो नदी खतरे के निशान से ऊपर। नदी के जलस्तर में हो रही वृद्धि के दृष्टिगत संबंधित जनपदों में जारी किया गया अलर्ट। और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ब्रिटेन की दिवंगत महारानी एलिजाबेथ को दी श्रद्धांजलि। ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ का आज किया जाएगा अंतिम संस्कार।